ओके, गुड मॉर्निंग। आज टैलेंट एक्स का जो पेपर 5 अक्टूबर को होता है उसका हम 10th क्लास का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एप्टीट्यूड का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो कोड एक्स है, लेकिन आप क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हैं और इस हिसाब से अपना मालूम कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो सबसे पहले अपन 61 क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब वाला क्वेश्चन है, 84 साइड है ना, और उसको स्मॉलर क्यूब बनाया गया है 14 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब है कि 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ क्यूब जो बनेंगे वो नंबर ऑफ क्यूब जो बनेंगे आपके नंबर ऑफ क्यूब जो बनेंगे वो बनेंगे n क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब 216 बनेंगे। और हमें मालूम है, पूछा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दैट हैव एटलीस्ट वन फेस पेंटेड। ठीक है, तो कोई भी जो फेस पेंटेड नहीं होते वो होता है n-2 का क्यूब, विच इज 4 का क्यूब, विच इज 64। सो 216 में से 64 माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 152। ठीक है, अच्छा 62 वाला सवाल देखते हैं। ABCD are to be seated in a facing row facing north. C and D cannot be an adjacent seat and B cannot be at the third place from the left. Which of the following must be false? कौन सा false होना है? कौन सा false होना ही है? देखिए, मैंने इसको जब किया था तो मैं सबसे पहले स्टार्ट ही मैंने 4 से किया था। तो मान लीजिए A को मैं फर्स्ट प्लेस पे बैठा देता हूँ, A को मैंने फर्स्ट प्लेस पे बैठा दिया। अब C and D cannot be on the adjacent seat, B cannot be at the third place from the left। अगर B यहाँ नहीं हो सकता, अगर B यहाँ नहीं हो सकता, B अगर यहाँ नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि B अगर यहाँ पर नहीं हो सकता तो या तो B यहाँ होगा या फिर यहाँ पर B यहाँ होगा। अगर B यहाँ होगा तो ये दोनों एडजस्टमेंट में मिलेंगे, B यहाँ होगा तभी ये दोनों एडजस्टमेंट में मिलेंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये सिंपल सवाल था। ठीक है, आइए 63 सवाल देखते हैं। ओके, 63 देखते हैं। रोहन इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, मुकेश इज 13th फ्रॉम द राइट एंड देयर आर 4% बिटवीन रोहन एंड मुकेश। देखिए, ये वाले सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, ये वाले सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं। एंड फाइंड द मिनिमम एक्सिव नंबर्स फ्रॉम द पर्सन इन द रो। ठीक है, तो ये सवाल जो लोग भी अब वीडियो देख रहे हैं वो टैलेंट एक्स में ये सवाल जरूर आ रहा है हर बार। ठीक है, ये समझ लें। तो 63 कर देखते हैं। सबसे पहले तो मैक्सिमम मिनिमम पर्सन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लाइन है ना, और यहाँ पर रोहन इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, रोहन इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट और मुकेश इज 13th फ्रॉम द राइट। देखिए, मैंने इनको दूर दूर इसलिए माना है, मुझे मैक्सिमम निकालना है। जब मिनिमम निकालना होगा तो मैं दोनों को एक ही साइड मान लूंगा। तो मुकेश इज 13th फ्रॉम द राइट, मुकेश 13th है, लेट्स से कि राइट से 13th है। अब क्या किया, एंड देयर आर 4% बिटवीन रोहन एंड मुकेश। रोहन एंड मुकेश के बीच में 4 लोग हैं। तो मैं अगर काउंटिंग करता हूं तो देखिए 4 लोग हैं, यानी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। यानी इस बंदे की पोजीशन क्या हो जाएगी, राइट से 14th, इसकी क्या हो जाएगी 15, इसकी क्या हो जाएगी 16, इसकी क्या हो जाएगी 17, और रोहन की हो जाएगी पोजीशन राइट से हो जाएगी 18th पोजीशन, राइट से हो जाएगी 18th पोजीशन। और हमें मालूम है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने होते हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन का -1, यानी 10 + 18 -1। सो मैक्सिमम बंदे जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 27। तो मैक्सिमम का आंसर तो आ गया अपना। तो इसका मतलब ये गलत है और ये भी गलत है। अब ये 2 ही ऑप्शन रह गए, 27, 20। अब मिनिमम का भी निकाल लेते हैं। देखिए, मिनिमम में क्या हो जाएगा, रोहन यहाँ से 10th पोजीशन पे है लेफ्ट से। ठीक है, तो मैं थोड़ा डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। लेट्स से कि रोहन इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, रोहन इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अब मुझे मिनिमम निकालना है। एंड मुकेश इज 13th फ्रॉम द राइट, मुकेश इज 13th फ्रॉम द राइट। तो मुकेश को मैं यहां पर लूंगा 13th फ्रॉम द राइट। कहां से लूंगा, 13th फ्रॉम द राइट, राइट यहां से लिया। ठीक है, इसके इस तरफ बनाया, मुझे मिनिमम निकालना है। अब अभी भी इनके बीच में 4 ही लोग हैं, लोग तो अभी भी कितने, 4 ही हैं। तो अब हम अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो अगर मुझे इसकी पोजीशन कैलकुलेट करनी होगी, देखिए ये रोहन जो था ये 10 था लेफ्ट से। ठीक है, रोहन 10 था लेफ्ट से, और मुकेश जो है, मुकेश इज 13th फ्रॉम द राइट, मुकेश जो है वो 13th फ्रॉम द राइट है। ठीक है, और इनके बीच में अभी कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, यही हुआ। अब आप देखिए, अगर ये 10th फ्रॉम द लेफ्ट है तो ये वाला क्या हो जाएगा 9th फ्रॉम द लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा 8th फ्रॉम द लेफ्ट, ये वाला क्या हो जाएगा 7th फ्रॉम द लेफ्ट, ये वाला क्या हो जाएगा 6th फ्रॉम द लेफ्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा 5 फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये वाला जो बंदा है मुकेश, ये 5th फ्रॉम द लेफ्ट है
और यही मुकेश 13 फ्रॉम द राइट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम जो हो सकते हैं 5 + 13 - 1 विच इज 17। तो ये अच्छा सवाल है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और कोई ट्रिक नहीं है, मैप करके देखिए, और कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। 64 की बात करते हैं हम। ओके, तो 64 तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, मिरर इमेज का सवाल है, और इस वाले ऐसे केस में हम 1160 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो 840 को 1160 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 320। ये तो हो गया 64। 65 देखिए आप, 65 देखिए आप, देखिए 65 में क्या हो रहा है। 65 में क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो आप तीन की जगह 4 क्लॉकवाइज आएंगे, स्पेस होगा, तो फोर्थ और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, सो यस, ये 64 तो मुझे नहीं आया, मैं छोड़ दिया। 66 तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, बिकॉज इट इज़ ए टाइम वेस्टिंग। मुझे जिस तरह से सवाल लग रहा था, मुझे लगा इसको टाइम वेस्टेज करना बेकार है। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, देखिए ये सवाल बार बार आ रहा है, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और यहाँ पर ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, बड़े क्लोज ऑप्शन हैं, तो मैं जनरली इस तरह के सवाल में रिकमेंड नहीं करता जब ऑप्शन इतने क्लोज हो। फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए आप ट्राइंगल्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये 23, 24 आ रहा है, तो आई विल टेक माई बेस्ट बेट और मैं इसका आंसर 24 लगाऊंगा, ठीक है। आपको मालूम है ये एक ट्राइंगल, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये सॉरी, ये क्रॉस, सिंगल सेगमेंट वाले ट्राइंगल कैलकुलेट कर लो, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, सिंगल सेगमेंट वाले ट्राइंगल्स, ठीक है। सो 1 2 3 4 6 8 और 10, ये 10 ट्राइंगल ऐसे होंगे जो सिंगल सेगमेंट वाले होंगे। आप इनको रब कर लीजिए। आप डबल सेगमेंट वाले ट्राइंगल को आप चाहें तो वो कर लीजिए। तो डबल सेगमेंट वाले ट्राइंगल जिसमें डबल सेगमेंट है, तो यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल एक डबल सेगमेंट वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक डबल सेगमेंट वाला ट्राइंगल है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल भी एक डबल सेगमेंट वाला ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल भी एक डबल सेगमेंट वाला हो गया, ये ट्राइंगल भी एक डबल सेगमेंट वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास 2 2 4 और 1 5 ट्राइंगल ऐसे आ गए। इस तरह से आप ट्रिपल सेगमेंट, 4 सेगमेंट के ट्राइंगल्स को कैलकुलेट कर लीजिए। कुछ लोग फिगर से भी करते हैं, वो भी तरीका सही है, ठीक है, आप कैसे भी करके निकाल सकते हैं। और मुझे लग रहा है जो मैंने काउंटिंग करी थी 23 24 के आसपास आ रही थी, तो 24 सेफली मार्क कर सकते हैं। पर ये नन ऑफ दिस कुड बी ट्रिकी हियर, नन ऑफ दिस कुड बी ट्रिकी हियर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजेस हो जाता है। आइए 68 सवाल देखते हैं। In a queue of girls, Akansha is 9 from the left and Mona is 17 from the right. ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए पहले केस में व्हाट इज द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है, ये 9th फ्रॉम द लेफ्ट है एंड मोना इज 17 फ्रॉम द राइट। आकांक्षा और ये है मोना, ये है 9th फ्रॉम द लेफ्ट और ये है 17th फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ आकांक्षा एंड मोना आर इंटरचेंज, ओके। तब मोना यहां पर आ गई, आकांक्षा यहां पर आ गई, ठीक है। द न्यू पोजीशन आकांक्षा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, ओके। न्यू पोजीशन में आकांक्षा 15th फ्रॉम द लेफ्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बिटवीन मोना एंड आकांक्षा। मोना और आकांक्षा के बीच में कितनी लड़कियां होगी हमें निकालना है। देखिए हमें समझ में आ रहा है ये 15 थे, ये अच्छा पहले तो हम निकालें टोटल नंबर पर्सन कितने होंगे। तो इस पोजीशन पे राइट पोजीशन मिल रही है और लेफ्ट पोजीशन मिल रही है, तो 17 प्लस इस पोजीशन पे राइट पोजीशन मिल रही है और लेफ्ट पोजीशन मिल रही है, तो 17 + 15 - 1, सो दिस इज 31। तो टोटल जो बच्चे होंगे तो 31 बच्चे होंगे, है ना। अब अगर ये 31 बच्चे होंगे, ठीक है, अगर ये 31 बच्चे होंगे तो मुझे निकालना है कि आकांक्षा और मोना के बीच में कितने हैं। तो अपन वैसे इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये पोजीशन 9 थे और ये पोजीशन 15 थे, यानी कि इन दोनों पोजीशन के बीच में कितने बच्चे होंगे। तो देखिए ये 9th पोजीशन है, ये 15 पोजीशन है। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं भी निकालना चाहें तब भी काम चल जाएगा। 9 और 15 के बीच में एक आएगी 10th, एक आएगी 11th, एक आएगी 12, 13, 14, 5 पोजीशन आ रही है सिर्फ, है ना। सो 5 ही लोग आ सकते हैं इसमें। बहुत आसान सवाल था, बस ये मैप करने की बात है कि आप इसको ड्रॉ करना आना चाहिए आपको। In a certain code language, male equal to 7.75,
प्ले इक्वल टू 13.5 एंड द क्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये सवाल जो है ये तो कोडिंग के ऊपर है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर। सो मेल का लिख लो कोड क्या होता है 13 + 1 + 12 + 5 है ना। So this is equivalent to 31 divided by number of alphabets. So this will give you 7.75. So this is how the 7.75 has come. इसी तरह आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। अगर आप सीधा क्लास में चेक करना चाहें तो क्लास में चेक कर लीजिए, है ना। सीधा क्लास में चेक करना चाहें तो लॉजिक लगाना चाहें तो क्लास में चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा अपना 10.8। और चाहें तो प्ले में भी चेक करके देख लीजिए, प्ले का हो जाएगा, ठीक है। प्ले का KLM P 16 + 12 + 1 + 25 which will give you 54/4 which is 13.5, ठीक है। सो सम अल्फाबेट को कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर में कन्वर्ट करके उसका सम और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इजी सवाल था ये। आइए तो ये तो बिल्कुल एम्बेडेड फिगर वाला सवाल है, और एम्बेडेड फिगर में हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये इमेज हमें यहाँ पर, इमेज यहाँ पर यूं यूं फिर यूं फिर यूं और फिर यूं, ये बिल्कुल दिख रही है यहाँ से। तो फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 18 जुलाई 1776। तो देखिए मैं इसमें कोई ट्रिक याद नहीं करता, हमें मालूम है हमें ऑड डेज को कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आपको बहुत डिटेल में कैलेंडर पढ़ना है तो अलग बात है, मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। हमें मालूम है कि शुरू के तो 1600 ईयर्स होते हैं, उसमें 0 ऑड डेज होते हैं, बाद के तो 100 ईयर्स होते हैं, इसमें 5 ऑड डेज होते हैं। तो ऑड डेज की कैलकुलेशन चलती है इसमें। बाद के 100 ईयर्स में तो आप शुरू के 1600 ईयर्स को हटा दीजिए, फिर 1700 ईयर्स में 5 ऑड डेज हो गए, तो नंबर ऑफ ऑड डेज को कैलकुलेट करना है। अब अगर आप 75 ईयर्स लेने हैं आपको, क्योंकि 76 ईयर तो पूरा हुआ नहीं, अब 75 ईयर के अंदर 18 जो ईयर्स होंगे वो तो लीप ईयर्स होंगे, और 57 जो ईयर्स होंगे वो ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, और हर एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होते हैं, तो 36, और इसके अंदर तो 57 ही रहेगा, ठीक है। अगेन मुझे ऑड डे की कैलकुलेशन करनी, तो रिमाइंडर ले लूंगा 7 से डिवाइड करके, सिर्फ 1 ऑड डे मिला, 57 लिया तब भी मुझे 1 ऑड डे मिला, तो 5 + 1 + 1, अगेन इन सबको ऐड कर दूंगा तो 0 ऑड डे, बिकॉज 7 मिल गया, मतलब 7 का मतलब है 0 ऑड डे। यानी कि मैं 1 जनवरी 1776 में एंटर कर चुका हूं। अब मैं जनवरी, फरवरी, मार्च इन सबके मंथ कैलकुलेट करता हूं, तो जनवरी में कितने होते हैं 3 ऑड डेज, 31 का होता है ना, तो 3 ऑड डेज। फरवरी लीप ईयर है 1 ऑड डे होगा, मार्च 3 ऑड डे, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, और जुलाई में तो कितने 18 है ही सही। सॉल्व कर लीजिए, ये 3 + 3 1 7, ये 0, ये भी 7 0, 18, 7 से डिवाइड करूंगा 4 रिमाइंडर थर्सडे। पर ये तभी समझ में आएगा जब आपको कैलेंडर के बेसिक्स आते होंगे। अगर आपको कैलेंडर के बेसिक्स नहीं आते होंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऑड डे की कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। बिना ऑड डे की कैलकुलेशन का आपको समझ नहीं आएगा। बहुत से लोग ट्रिक बता देते हैं, मेरे को कोई ट्रिक व्रिक नहीं आती, मैं तो करना आता है, ठीक है। और 72 जो सवाल है ये नहीं समझ में आया मेरे को, ठीक है, इतना टाइम नहीं मिला है, जो भी है मुझे नहीं आया समझ में। मुझे लगता है इस तरह के सवाल छोड़ देने चाहिए, जरूरी नहीं कि आप सारे सवाल अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये भी एक बहुत ट्रिकी सवाल है, पर ये समाउ वी कुड फिगर आउट, तो इसको लिख लेते हैं। सॉरी, 3 4 11 60 117 630। तो देखिए डिफरेंस 1, डिफरेंस 7, डिफरेंस कितने का आ रहा है 49 का, और डिफरेंस आ रहा है 57 का, फिर डिफरेंस आ रहा है 513 का। आप देखते हैं डिफरेंस कितने का आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 से 7 में डिफरेंस का मतलब हो गया, यहाँ पर हमने +6 किया, 7 से 49 मतलब हो गया प्लस मल्टीप्लाई बाय 7 किया, यहाँ से डिफरेंस मतलब हो गया +8 किया, यहाँ से मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 9 किया, यहाँ से मतलब हो गया +10 करूँगा, +10 करूँगा, यानी कि 523 ऐड करूँगा, तो 630 में 523 ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 1153। सो 630 में 523 ऐड करूँगा तो 1153 मिल जाएगा। अच्छा सवाल है, टाइम टेकिंग सवाल है, ठीक है। और सीरीज के सवालों के जो हमने लेवल देखा है बहुत अच्छा लेवल देखा है, और इसलिए हम सीरीज में क्रैक सीरीज लेके आ रहे हैं।
जो सबसे टफ सीरीज है ना वो टैलेंट एक्स के लिए जो आप बच्चे बैठेंगे उनके लिए हम क्रैक सीरीज लेके आ रहे हैं, तो मेरा वो जो वीडियो आने वाला है ना उसको जरूर देखना, भूलना मत, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सवाल में क्या हो रहा है, रोहित की वॉच है 1 मिनट स्लो एट 1 PM ऑन थर्सडे, ठीक है, और 2 मिनट फास्ट एट 1 PM ऑन थर्सडे। तो 1 PM ऑन ट्यूसडे से 1 PM ऑन थर्सडे कितना हो गया, 48 आवर्स। कितना गेन किया, 3 मिनट। अच्छा, राइट टाइम कब दिखाएगी, जब से 1 मिनट गेन करेगी, 16 घंटे बाद। 16 घंटे बाद राइट टाइम दिखाएगी। अब 16 घंटा कैलकुलेट कर लो, 5 AM ऑन वेडनेसडे, 1 PM ऑन ट्यूसडे से 16 घंटे कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल बी 5 AM ऑन वेडनेसडे, ठीक है। इजी सवाल है। तो ओके, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, 75, ठीक है। 75 भी बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए 75 में क्या करना होगा, पहले तो इनके कोड लिख लीजिए, 5, 13, 24 और 16, और इसके नीचे हमें मिल रहा है 13। तो ये कैसे मिल रहा है, अच्छा दूसरे के भी कोड लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 10, 23, ओ का हो जाएगा 15 और 18, ये कोड इसके लिख लीजिए, और इसके नीचे हमें मिल रहा है 12। तो ये सब नंबर्स का, इन सब नंबर्स का सम आ रहा है हमारे पास में 58, और उसका जो सम ऑफ द डिजिट होता है, उसका जो सम ऑफ द डिजिट होता है 5 + 8, वो होता है 13। इसी तरह इन सारे नंबर का सम आ रहा है 66, तो 6 + 6 का सम हो जाएगा 12। इसी तरह से इन सब का नंबर्स का जब हम सम करेंगे, है ना, तो लिखेंगे 3, G7, 12, 25, इसका सम 10 हो गया, इसका सम 37 हो गया, इन सबको ऐड किया तो 47, और 47 का जो सम ऑफ द डिजिट होगा वो हो जाएगा 11। आई कैन सी ओनली दिस लॉजिक, और कोई मुझे समझ में नहीं आया तो, बट यस दिस इज अ टफ लॉजिक, बट दैट्स अ रिक्वायरमेंट, दैट्स अ डिमांड ऑफ द टाइम, तो आपको करना होगा, ठीक है ना। सो आप ये देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चाहे नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनिल इंट्रोड्यूसेस द मानस by saying he is the husband of the granddaughter of the father of my mother, and my father is the only son to his father. So how is Manas related to Anil? So he is the husband. कौन husband है? Anil introduces Manas. Manas is the husband. Manas is the husband. हस्बैंड है वो, ठीक है। ग्रैंड-डॉटर यानी कि एक जनरेशन, एक और जनरेशन ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, यानी कि यहां पर किसी की फादर, और ये भी कौन है, ये अनिल है, ठीक है। अब दोनों सेम जनरेशन में, तो सन इन लॉ तो हो नहीं सकता, नेवी हो नहीं सकता, फादर हो नहीं सकता, ब्रदर इन लॉ है, दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा, एक ही लेवल पे आ गए तो आपको मतलब एक ही जनरेशन के, तो सन इन लॉ, नेफ्यू नहीं बोलते, नेव्यू बोलते, फादर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल था। 77, प्रिया एंड शिया स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो देखिए दोनों शाम से स्टार्ट करते हैं, ये 20 किलोमीटर यहाँ पे चली, ये 20 किलोमीटर यहाँ पे चला, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। प्रिया टर्न्स लेफ्ट, तो लेट्स से कौन है, ये प्रिया है, ठीक है, और ये शिया है। प्रिया टर्न्स लेफ्ट टर्न कर गया, 15 किलोमीटर चले, और शिया टर्न्स राइट, ये 15 किलोमीटर चले, है ना। हमसे पूछा है कि कितनी दूर होंगे, अरे भाई ये हो जाएगा, तो ये 25 और ये भी 25, 50 किलोमीटर दूर हो गए, दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर हो जाएंगे, 50 किलोमीटर दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल इजी सवाल था डायरेक्शन सेंस का, ठीक है। आइए 2 सवाल और रह गए, इससे हम 10th का पेपर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा पेपर, इजी पेपर, 2-4 सवाल को छोड़ के तो इजी पेपर ही था, मतलब आप इसमें से मुझे लगता है 13-14 क्वेश्चन कर सकते थे, है ना। आई विल नॉट से कि 18 क्वेश्चन तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जिस बच्चे ने 15 या 16 क्वेश्चन सही कर दिए मतलब वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ओके 78 सवाल, रोहित एंड नेहा मैरिड ऑन February 29, 1896। ये बहुत अच्छा सवाल है, 29 फरवरी 1896, ठीक है, इसलिए मैं रटने के लिए मना करता हूँ। उस दिन उन्होंने ट्यूसडे बोल दिया, और दे विल सेलिब्रेट देयर रियल एनिवर्सरी ओनली ऑन February 29 व्हेन इट फॉल्स ऑन अ ट्यूसडे। भाई वो जब तक February 29 से मतलब नहीं है, February 29 भी होना चाहिए और ट्यूसडे भी होना चाहिए, तो उनकी सेकेंड एनिवर्सरी कब आएगी? अच्छा ठीक है, देखिए टेक्निकली तो सेकेंड
एक बार 1900, 1904 और 1908 ये 3 चेक करा। 1900 तो होगा नहीं क्योंकि उसमें तो 29 फरवरी आएगा नहीं, बिकॉज 1900 इज ए सेंचुरी ईयर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 यूनिट, सो इट्स नॉट अ लीप ईयर, तो ये तो आएगा नहीं। 1904, 1908 और उसके बाद वाले सारे ईयर देख सकते हैं। अब आप देखिए, जब भी मान लीजिए कि आज क्या है, व्हाट इज टुडे, कि आज है 5 अक्टूबर, है ना, आज है 5 अक्टूबर, आज क्या है, संडे। सो व्हाट इज 5 अक्टूबर 2025। अगर मेरे से कोई बोले 5 अक्टूबर 2026 को क्या होगा, तो जब भी एक साल का डिफरेंस आता है और बीच में लीप ईयर नहीं हो, जब भी एक साल का डिफरेंस आता है और बीच में लीप ईयर नहीं हो, तो हमेशा 1 ऑड डे एक्स्ट्रा होता है, यानी कि मंडे होगा, एक दिन का डिफरेंस होता है। ठीक है, हम इस लॉजिक से चलेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ करने वाला हूँ और उससे समझ में आएगा आपको क्या करने वाला हूँ मैं। सो देखिए 29 फरवरी तो कॉमन चलेगा। 1897 क्या आ जाएगा उस दिन? अच्छा, अगर ये ट्यूसडे था तो उस दिन क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। 98 को क्या हो जाएगा? थर्सडे। 99 को क्या हो जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, और 1900 को क्या हो जाएगा? सैटरडे। ठीक है, ये तो ऐसे भी लीप ईयर नहीं था। अच्छा, 1901 को क्या हो जाएगा? संडे। 02 को क्या हो जाएगा? मंडे। 03 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 04 को क्या हो जाएगा? क्या करें? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे आया, लेकिन इन्होंने तो अपनी इन्होंने क्या लिखा था? ट्यूसडे को मनानी है, ट्यूसडे को तो नहीं मनेगी, ये भी नहीं मनेगा। ठीक है, अब आए 05। अच्छा, 04 इज ए लीप ईयर, याद रखिएगा 04 इज ए लीप ईयर। तो इसमें ना 2 दिन बढ़ेगा, यानी कि ट्यूसडे नहीं होगा, ये हो जाएगा थर्सडे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ट्यूसडे नहीं होगा, यहाँ पर थर्सडे हो जाएगा, बिकॉज 04 इज ए लीप ईयर। आप अपन और आगे चलते हैं, अगर अपन 05 में चले तो फ्राइडे, 06 में चले तो सैटरडे, 07 में चले तो संडे, और 08 में चले तो ट्यूसडे आ जाएगा, बिकॉज अगेन लीप ईयर आ गया। तो आप देखिए, यहाँ से चले थे और यहाँ पर आपको वापस ट्यूसडे मिल गया, यानी कि 1908 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी तरीके से इसको बताया जा सकता है, बट दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट तरीका, तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। सॉरी, ओके, LM and QP are in 6 members in the family, और ये वाला सवाल करना है। ठीक है, there are 2 married couples. O is a designer, is married to lecturer. Okay, O is a designer. O is a designer to married couple. Who is the father? यानी कि इसका मतलब है कि O एक फीमेल है ना, ये डिजाइनर है और इसकी शादी किसी से हुई है जो मेल है, बोला हुआ है कोई फादर हो। Who is the father of a boy Q and girl L? इनके 2 बच्चे हैं, एक तो बॉय Q है और एक गर्ल L है। वेरी गुड। L is 1 son, वेरी गुड। L is 1 son, अच्छा L का एक बेटा भी है, वेरी गुड। एंड 1 grandson, और वेरी गुड। क्या हो गया? Designer is married to a lecturer who is the father of a boy Q and a girl L. Okay, L has 1 son. L has 1 son. L कौन है? अच्छा, पता नहीं कौन है। ठीक है, L has 1 son. L has 1 son and 1 grandson who is a bank manager. L is married to M. L is married to M who is an actor. ठीक है, तो देखते हैं। So दोबारा देखते हैं। मैरिड टू हु इज द फादर ऑफ बॉय Q एंड गर्ल N। बॉय Q और गर्ल N है भाई, L नहीं है ये। ठीक है, ये गर्ल N है, सॉरी माय मिस्टेक, गर्ल N है। ठीक है ना, इसके नीचे का हमें कुछ पता नहीं है, तो अभी रब कर देते हैं। वी डोंट नो कुछ है या नहीं है ना, हमें अभी कुछ पता नहीं है। तो हम अभी कहाँ तक पहुँचे? ओ इज अ डिजाइनर, ओ इज अ डिजाइनर, मैरिड टू ए लेक्चरर, मैरिड टू ए लेक्चरर। ओके, तो ये लेक्चरर है भैया, ये लेक्चरर है। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ बॉय Q एंड गर्ल N, बॉय Q एंड गर्ल N। नाउ L हैज 1 सन, ओके, एंड 1 ग्रैंडसन। अगर L का कोई ग्रैंडसन है तो इसका मतलब है कि L की जनरेशन ऊपर है ना। एंड ग्रैंडसन बैंक मैनेजर है। अब ग्रैंडसन बैंक मैनेजर है, इसका मतलब होगा कि भैया तो यही बैंक मैनेजर होना चाहिए फिर तो, है ना। ग्रैंडसन बैंक मैनेजर है,
ग्रैंडसन तो ग्रैंडसन इज ए बैंक मैनेजर, ठीक है, तो ग्रैंडसन इज अ बैंक मैनेजर, यानी कि क्यू इज द बैंक मैनेजर। और एल कहाँ पर आ जाएगा, एल इज वन सन, तो एल यहाँ पर आ जाएगा, उसका बेटा ये होना चाहिए, ठीक है, उसका ग्रैंडसन क्यू होना चाहिए। अच्छा, एल इज मैरिड टू एम, अच्छा एल इज मैरिड टू एम, ये एल इज मैरिड टू एम, एल इज मैरिड टू एम हु इज एन एक्टर, ये एक्टर है, क्या हो गया, एम क्या है, अच्छा एल इज मैरिड टू एम हु इज एन एक्टर। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है कि एल इज मैरिड टू एम हु इज एन एक्टर एंड वन ऑफ द टू मैरिड लेडीज इज ए हाउस वाइफ। अच्छा हाउस वाइफ, तो इसका मतलब ये हाउस वाइफ होगी यार, और तो कोई हाउस वाइफ दो में से एक है, इसका मतलब हो गया ये एक्टर है, इसका मतलब हो गया ये एक्टर हो गया, ठीक है। देयर इज ए बैंक मैनेजर एंड ए फीमेल टीचर, देयर इज ए बैंक मैनेजर एंड ए फीमेल टीचर, तो ये फीमेल टीचर हो गई, ये बैंक मैनेजर हो गया। अच्छा अब हमारे पास क्या बचा है, एल भर दिया, एम भर दिया, एन नहीं भरा, एन भी भर दिया, क्यू भी भर दिया, पी नहीं भरा, तो ये पी होना चाहिए, फिर तो ये पी बच गया। अब सवाल कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एल इज ए हाउस वाइफ, हाँ ये तो फॉल्स है ही, एल इज द हाउस वाइफ तो नहीं है, एल तो मैं मालूम है एक्टर है। एन इज द डॉटर ऑफ पी, एन इज द डॉटर ऑफ पी, ये तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। डिजाइनर इज द मदर ऑफ अ टीचर, डिजाइनर इज द मदर ऑफ टीचर, ये भी सही है। टीचर इज द डॉटर ऑफ एम एन एल, टीचर, अच्छा टीचर, एल इज अ हाउस वाइफ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एल इज अ हाउस वाइफ, हाँ ये थोड़ा सा मुझे लगा यहाँ पर हमने पूछा एल इज वन सन, एल इज मैरिड टू एम हु इज एन एक्टर, एम एक्टर है यार, एम एक्टर है, और एल तो हाउस वाइफ, एल तो एल इज वन सन, हाँ तो ये बॉक्स हो जाएगा और ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। सो टीचर इज द डॉटर ऑफ एम एन एल, टीचर इज नॉट द डॉटर ऑफ एम एन एल, ठीक है, तो 79 का जो गलत है वो है फोर्थ, टीचर इज नॉट द, टीचर इज द डॉटर ऑफ एम एन एल, टीचर इज द डॉटर ऑफ नॉट एम एन एल, टीचर इज द डॉटर ऑफ ओ एन पी, ठीक है, सो फोर्थ इज द इनकरेक्ट। तो सॉरी थोड़ा सा आई थिंक इसमें कंफ्यूजन हो गया था, बट आई थिंक नाउ क्लियर है, तो फोर्थ इज द, ठीक है। या नेक्स्ट एक सवाल और रह गया, उसको भी कर लेते हैं, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एक और सवाल रह गया बस, और फिर हम वी आर डन। तो सिलोजिज्म वाला सवाल है, ऑल पैरेट्स आर ब्लैक, सो देखिए, सॉरी, ऑल पैरेट्स आर ब्लैक, ठीक है, नो पैरेट्स आर रूलर, नो पैरेट्स आर रूलर। अब ये रूलर यहाँ भी हो सकता है और रूलर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, रूलर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। नो ब्लैक आर क्रो, नो ब्लैक आर क्रो, अब क्रो यहाँ पर भी हो सकता है और क्रो बिल्कुल सेपरेट भी हो सकता है। ये बेसिकली वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन, सम ब्लैक एंड पैरेट, बिल्कुल सही है, तो पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल ट्रू है, सम ब्लैक एंड पैरेट ऑलवेज। नो क्रो इज ए रूलर, नो क्रो इज ए रूलर यहाँ पर हो सकता है, और अगर मैंने क्रो को अलग बना दिया, रूलर को अलग बना दिया तो नहीं होता, तो दिस कैन नॉट बी कंक्लूसिवली, ओके, सो वी कैन ओनली से ओनली वन फॉलोज। सो दैट वाज द क्लास 10th पेपर डिस्कशन, आई होप यू वुड लाइक्ड इट। 2-3 क्वेश्चन मैंने जो छोड़े हैं वो वी कुड नॉट क्रैक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, दोबारा कभी क्रैक होंगे तो आपके लिए सॉल्यूशन ले आएंगे, बट अभी मुझे लगता था कि टाइमली जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनका तो सॉल्यूशन आपको देना जरूरी था, दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस। सो कैसा आपको लगा, और 12 अक्टूबर के लिए आप हमारे साथ तैयारी के साथ बने रहना, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आएंगे जहाँ पर और अच्छी तरह से आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद।